अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज भी हम कुछ सियासी मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना आज तीसरे रोज़ भी जारी है और हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं। रावलपिंडी कमिश्नर के ऑफिस में ये मुलाकात हो रहे हैं। इसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं वो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। और फिर इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से हमेशा ये डिमांड आती रही है जी कि अदालती कमीशन इसके ऊपर कायम होना चाहिए। अब वफाकी सतह के ऊपर या पंजाब सिंध के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन केपी की गवर्नमेंट ने और वहाँ की असम्बली ने 10 मई को एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें ये मुतालबा किया गया था हुकूमत से कि 9 मई की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम होना चाहिए। तो बिलाखिर केपी की गवर्नमेंट ने आलमोस्ट 2 महीने के बाद जो है कि 2-2.5 महीने के बाद पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है कि अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। और फिर पाकिस्तान भर के अंदर सोशल मीडिया को लेके बहुत सी डिबेट हो रही है कि ये पॉजिटिव रोल है, नेगेटिव रोल है, या ये डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। बहुत सी बातें हो रही हैं। और इसी तनाजुर के अंदर इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने एक JIT कायम की है जो सोशल मीडिया का जो इस वक्त रोल है और उसमें जो मनफी रोल ख़ास तौर के ऊपर जिसको डिजिटल टेररिज्म भी कहा जा रहा है कि वहाँ को उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कानून के इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए जो है कि ये किरदार अदा करेगी। तो इसका क्या रोल होगा और क्या होना चाहिए। और फिर एक बड़ा अहम मामला जो पाकिस्तान के अंदर माशी क्राइसिस वक्त ज़रूर हर किसी को नज़र आ रहा है, लेकिन जो माशी हब है पाकिस्तान का कराची, वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। पिछले 2 माह के अंदर कराची में 2 सनतकार जो हैं उनका मर्डर हुआ और एक सनतकार अभी पिछले 3-4 दिन से जो है कि वो किडनैप हुए हैं। और एक जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अंदर एक काफ़ी तशवीश की लहर पैदा हो रही है। तो अगर लोकल इन्वेस्टर महफूज नहीं होगा तो बाहर से सरमायाकारी कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द हम बातचीत करेंगे। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लक है, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्पोक्स पर्सन भी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कमर साहब आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये धरना जो है कि बेसिकली महंगाई और ख़ास तौर के ऊपर जो बिजली के निर्खों के हवाले से है उसके गिर्द घूम रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है कि कोई इसमें लचक दिखाने के लिए तैयार होगी? गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ऑलरेडी 200 यूनिट तक तो 50 अरब की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जमात इस्लामी का डिमांड ये है जी कि आप IPPs के साथ और बिलखसूस जो सरकारी कंपनीज़ हैं और 21 जो है उसमें वापडा की हैं, 22 जो है कि वो हुकूमत की हैं, 3 जेनकोस की हैं, कि इनके साथ तो एटलीस्ट जो है कि ये ख़त्म करें माहदे जिनकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर आपको हज़ारों अरब रुपए जो है कि आवाम के ऊपर बोझ डालना पड़ रहा है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि ये बोझ वहाँ से उठाकर कहीं और से पूरा किया जा सकेगा? देखें, अगर IMF का आप जहन में रखें कि जो इस वक्त एक पाकिस्तान को एक पुलिसरात ही आप कह सकते हैं कि IMF का अगर मुआहदा ये नहीं होगा जो स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है और इसका अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी देनी है, तो उस सूरत में बिजली के नर्ख के साथ क्या होगा, पेट्रोल के नर्ख के साथ क्या होगा, और गैस और सबसे बड़ी बात है कि डॉलर वर्सेस रुपये के साथ क्या होगा। तो सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट तो वो बात है, वो वाली। अब बिल्कुल मुमकिन है ये जो है अपना खुसूसन IPPs का इशू, ये बड़ा सीरियस इशू है और ये कोई ओवरनाइट इन 3 महीनों में तो नहीं हुआ। ये पिछले कोई तकरीबन 30 बरस की, ये 90 की दहाई से ये शुरू हुआ था। कुछ मुआहदे तो अब थोड़ा अरसा उनका रह गया, शायद 2024 या 27 में कुछ मुआहदे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी पिछले महीने की पहले की बात है कि जिनका ख़त्म हो रहा था उनको रिवाइज भी किया जा रहा है। यही असल में गलत फहमियाँ हैं कि जो गलत इतलात इसी तरह फैलती हैं। रिवाइज नहीं हुआ। लेकिन दो नोटिफिकेशन मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, 2 चीज़ें। एक ये है कि जो बिजली पैदा करता है, बिजली पैदा करने वाला कोई भी अदारा है जो जनरेशन करता है, उसके पास एक लाइसेंस होता है जनरेशन का। ये वही लाइसेंस है जो सोलर घर में जो लगाते हैं तो उसको भी वही लाइसेंस लेना पड़ता था नेपरा से। तो बेसिकली लाइसेंसेस जो होते हैं वो 5 साल, 3 साल, 2 साल के लिए जारी होते हैं। एक वो मुआहदा है कि जो उस वक्त मुआहदा हुआ था जिसके जो पाकिस्तान के जिसके एवज सॉवरन गारंटीज़ हैं हमारे मुल्क की, और वो इंटरनेशनल उसमें भी उनके साथ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, मुकामी भी लोग हैं और
वो मुआहदे को मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि वो मुआहदा उस वक्त क्यों हुआ था, गलत हुआ था या ठीक हुआ था, लेकिन ये जो अभी जो बता रहे हैं आप चंद महीने पहले, ये बेसिकली उनके लाइसेंसेस की तजदीद हुई है और रेट उसके अंदर लाइसेंस जाहिर है, जो जनरेशन कंपनी है उसका लाइसेंस अगर पहले दिया हुआ है तो फिर अगर वो शराइत पूरी करता है, उसमें ये बात होती है ना कि शायद वो रेट और कैपेसिटी पेमेंट के साथ जो एग्रीमेंट है वो भी शायद वैसे नहीं एग्रीमेंट तो हुए हैं ना, एग्रीमेंट तो वही हैं जो जितनी मुद्दत के लिए हुए, एग्रीमेंट नहीं हुए, उनकी रिन्यूअल तजदीद नहीं हुई, ये बेसिकली उनके लाइसेंसेस की हुई है, तो कुछ लोगों ने उसको मिक्सअप हो गया। अगर ये आपके पास पॉकेट नहीं अवेलेबल है IMF की वजह से या मुल्क की हालात की वजह से, तो ये अगर पिंडी में बैठते हैं और ये फिर इस्लामाबाद की तरफ भी आते हैं, अमन अमान का मसला भी पैदा होता है, JUI भी आ जाती है, PTI भी दरख्वास्त दी हुई है कि मंडे को हम भी यहाँ पे करना चाहें उनको, तो ये तो मिलती है कि नहीं मिलती इजाज़त हाई कोर्ट से तो मिल जाती है, पता नहीं वैसे मिलती है तो बैरिस्टर साहब बताएंगे तैमूर साहब के कितने। ये तो तखय्युल है ना, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि ये ओवरनाइट बात नहीं है, यानी इसको इस धरने से या किसी से जोड़ना शायद जमात इस्लामी, लोग बड़े परेशान हो गए, जमात इस्लामी भी इसको समझेगी नहीं, हुकूमत कहते होंगे जी इतने बिल आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत इस मामले में जो बातचीत का अमल है उसे शुरू करने जा रही है इस मामले में, ये आपने मीडिया पे और हर जगह देखा होगा। ये और बात है कि कुछ लोगों ने या कुछ जमातों ने जब वो जा रहे थे वो बात करने के लिए, जब कोई बात उठने लगती है तो कई दफ़ा कुछ लीडरान उसको ज़रा जल्दी कर देते हैं ताकि भाई उसकी हम कहें कि जी हमारे क्रेडिट लेने के लिए समझ लें या कोई भी है, लेकिन बहरहाल ये शॉर्ट टर्म बात नहीं है, ये ओवर द डेज नहीं होगी। इसकी में बातचीत में गैर ममालिक में चूँकि इन्वेस्टर्स शामिल हैं तो इसके और ये होना चाहिए, लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त एक कैपेसिटी को जहन में रखा गया था कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होगी तो ये शायद इससे भी हमें दुगनी बिजली चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं सका, वो बदकिस्मती से वो हो नहीं सका, जिसकी वजह से ये कैपेसिटी चार्जेस हमें पढ़ रहे हैं। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ तैमूर साहब के, ये जो मामला सारा का सारा है, एक तरफ सियासी मामलात हैं सारे कि वो संभल नहीं पा रहे और आवाम के अंदर गम गुस्सा जो है कि मल्टीपल होता जा रहा है, बेरोज़गारी है, फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, इकनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है, सोशो इकनॉमिक इशूज़ सारे के सारे मिल गए आपस में, फिर ये बिजली गैस के बिल जो हैं कि इन्होंने एक अजीरन ज़िंदगी बना रखी है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज जमात इस्लामी है, कल यकीनी तौर के ऊपर आप भी कोशिश करेंगे, बाकी जमातें भी कोशिश करेंगी, तो कुछ चीज़ें सुधरती तो नज़र नहीं आ रही हैं। आप अगर यहाँ इस स्टेज के ऊपर होते, आपकी जमात होती, तो क्या सोचती कि इस मामले को कैसे हल किया जा सकता है? PTI के दौर में कुछ इसको कमेटी शमेटी बनी हुई थी, इंक्वायरी भी हुई थी, लेकिन शायद अमल भी नहीं हो सका उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए मैं सियासत से इसके ऊपर किसी पार्टी की अपनी वाबस्तगी से हटकर भी बात करें इसके ऊपर, तो ये तो इस वक्त हर घर का, हर शख्स का, पाकिस्तानी का ये मसला है। इस वक्त आप जितने भी अमीर हों, आपके बिजली के बिल उसी हिसाब से भी आपकी कंजम्पशन के हिसाब से इस वक्त ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप गरीब हों, एक पंखा भी चला रहे हों, एक लैंप चला रहे हों, बत्ती चला रहे हों घर के अंदर, तब भी आपका बिजली का बिल आपकी जो आमदन है उससे कहीं से भी प्रोपोर्शनेट नहीं है। इस मामले को हल करने का हमारे ख्याल में जो तरीक़ाकार होना चाहिए था, इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि अभी कोई नए मुआहदे नहीं हुए, सिर्फ लाइसेंसेस रिन्यू हुए। तो देखें, हम लीगल तरीके से स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो कब आप किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई चीज़ रीनिगोशिएट कर सकते हैं? जब इस तरह का कोई मौका आता है, जब कोई लाइसेंस की तजदीद का किसी रिन्यूअल की कोई बात हो, तभी आप कोई बात कर सकते हैं। अगर आपने उन्हें रिन्यूअल दे दिया है 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तो अब वो आपकी बात किस बेसिस पे आके सुनेंगे? तो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अभी भी जिनके साथ ये मौका बाकी है और जिनके साथ हो भी गया, उनको भी ये समझाने की ज़रूरत है कि, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो इस तरह का प्रेशर लेते भी हैं, बिकॉज उनकी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। खाली फाइनेंशियल टर्म्स में कई इंटरनेशनल इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो खाली डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न्स को नहीं देखते, हमारे सेठ शायद ज़्यादा देखते हैं। तो वो देखने की ज़रूरत यह है कि अगर अभी ये कोई रिस्ट्रक्चर नहीं होते मायदे और इनकी कोई पेमेंट्स का स्ट्रक्चर बदलता नहीं है, तो अभी तो शायद पेमेंट्स हो जाएंगी, शायद अगले साल भी कुछ पेमेंट्स हो जाएं, लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो ये मामला कहीं तो फंस जाएगा। तो इवेंचुअली तो उनका भी नुकसान होगा अगर मामलात फिर पेमेंट्स बिल्कुल ही लंबी रुक जाएंगी, आगे फिजिबल ही नहीं रहेगा कुछ करना। हमारी मईशत तो बैठेगी, आवाम तो सड़कों में निकलेगी, लेकिन साथ ही जो सरमायाकार हैं, जो इस वक्त हम 40 ग्रुप्स की बात करते हैं पाकिस्तान के जो IPPs में शामिल हैं या उनके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, सबका साझा नुकसान होगा।
तो बिल्कुल देखना लेकिन चाहिए। तैमूर साहब 40 तो चले ये आईपीपीज है ना, इसके अंदर लोकल भी है, फॉरेन इन्वेस्टर कम है, लोकल भी हैं, पार्टनर कुछ जगहों पे हैं। लेकिन अगर 22 कंपनीज गवर्नमेंट की अपनी हैं, 22 इदारे, और वापडा की अपनी 21 कंपनीज हैं, तो अगर ये भी जो है कि वही सलूक कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कर रहा है या बिजनेसमैन कर रहा है, तो गवर्नमेंट को तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। और देखें, सर्कुलर डेट की बात करते हैं तो सर्कुलर डेट है क्या, आवाम को ये भी समझ होनी चाहिए। ये बड़ी बात हो रही होती है हर वक्त कि एक इदारे ने दूसरे का, यानी कि एक मिनिस्ट्री ने लेट्स से अपने बिजली के बिल देने हैं अपनी लोकल डिस्को को, और डिस्को ने पेमेंट्स आगे करनी है। इसी तरह सेंट्रल पावर परचेजिंग जो हमारी अथॉरिटी है, एजेंसी, उसने फिर आईपीपीज को करनी है। मतलब एक चेन है। तो हमारे इदारों के पास भी जब वो बजट एलोकेशन से पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है बिजली तो हर जगह कंजम्पशन बढ़ के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो तो दे नहीं पा रहे हैं। फिर लाइन लॉसेस बहुत हैं। इन्होंने बात की पहले, गलती सिर्फ मुआहदों की नहीं, गलती हुई भी। अगर आप इसको टेक्निकल, और इस पर बहुत मवाद मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है, उस पर देखें तो जहां साइट सिलेक्शन हुई, जहां पे प्लांट लगाए गए, हमारे पास वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन लाइंस का नहीं था, आगे जहां बिजली की जरूरत है वहां तक पहुंचाने का, जहां लोगों को लगा सस्ता प्लांट लग सकता है वहां लगा दिया गया। मेरे जैसों ने, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में पावर प्लांट्स वगैरह के ऊपर काम किया है, स्ट्रक्चर किए हैं, वहां पे गवर्नमेंट पहले पूरी एक स्टडी करके आइडेंटिफाई करती है लोकेशन हर लिहाज से, कि जी कहाँ पे पानी आपको चाहिए, अगर कूलिंग वाटर चाहिए कहाँ इजीली एक्सेसिबल होगा, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से, आपका नियरेस्ट पॉइंट क्या होंगे, बिजली चाहिए ज्यादा किस एरिया के अंदर, उसके करीब पावर प्लांट लगाएं, तब जाके एक प्रॉपर प्लान तरीके से एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा होता है। हमने तो ऐसी कोई चीज की नहीं, सिर्फ मुआहदों की, और सिर्फ वो भी नहीं की, और बल्कि इसको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ लिंक करना था। जैसे अभी कंवर साहब भी कह रहे थे कि उस वक्त ख्याल था कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ भी ज़रूरत होगा, लेकिन वो मामला भी नहीं हो सका। तो ये मल्टीपल हो गया। मैं जुल्फ़िकार बदर साहब को भी ले लूँ इसके ऊपर, इनटेक इसके ऊपर बात आगे बढ़ाएंगे कि जुल्फ़िकार बदर साहब, ये 90s में जब ये सारा बिजली का क्राइसिस था, उस वक्त भी लोड शेडिंग कई घंटे होती थी, और ये मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी और नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उस वक्त एक्चुअली ये आइडिया आया था कि अच्छा ये आईपीपीज़ को लेकर आया जाए ताकि एनर्जी जनरेट हो, और ज़्यादा भी हो तो हम एक्सपोर्ट कर सकें। उस वक्त तो बल्कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक्सपोर्ट का भी ये ख्वाब हमने देखा था कि हम सेंट्रल एशिया को या बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आज हम उन्हीं से बदकिस्मती से इम्पोर्ट करने की चीज़ें भी, गैस या एनर्जी के दीगर ज़राए जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ पे खामी है, कहाँ पे हमसे गलतियाँ कहाँ से हो गई कि जो चीज़ हमारे लिए एक ताकत बननी थी, एनर्जी कुव्वत होनी थी, वो हमारे लिए कमज़ोरी बन गई, हम सारे उसके मलबे के नीचे दब गए हैं। बदर साहब, आपकी आवाज़ शायद म्यूट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखें, ये जो आपने बात की है, इसके अंदर जो भी मामलात हुए हैं, जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, और हर गवर्नमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा लूप होल या कोई ना कोई ऐसा मामला रह गया जिसकी वजह से आज हम इस तरह का मामला जो है, वी आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स ये देखने वाली है, ये कहते हैं सॉवरेन एग्रीमेंट हुए। सॉवरेन अगर एग्रीमेंट हुए तो फिर लोकल जो लोग इन्वॉल्व है उनकी शेयर होल्डिंग देखनी है कि बाहर वाले की शेयर होल्डिंग ज्यादा है या पाकिस्तान वाले की शेयर होल्डिंग ज्यादा है। अगर लोकल इन्वेस्टर आ रहा था और बाहर से लोगों को इन्वॉल्व करके लोकल बंदों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो इसका मतलब है लोकल इन्वेस्टमेंट थी। आप उनके साथ फिर डॉलर के साथ लॉक ना लगाते। फिर जब एग्रीमेंट किए उस टाइम पे किसी के साथ आपने 3 सेंट पे कर लिया, दूसरे ने किया तो आपने 14 सेंट पे कर लिया। एक तो ये डॉलर में नहीं होनी चाहिए थी, फिर ये कि जितना यूटिलाइजेशन होती उतने ही पेमेंट जाती। तो ये तमाम के तमाम अगर देखे जाएं तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट किए और जो ब्यूरोक्रेट्स या जो पॉलिटिशियन, जो लोग इन एग्रीमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व है, ये मैं आपको अपना जाती राय दे रहा हूँ, ये तमाम के तमाम इसमें इन्वॉल्व थे, और उन तमाम लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अगर ये उस टाइम पे वन साइडेड एग्रीमेंट ना होते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी मौकफ मद्देनजर रखा जाता, आवाम को भी रखा जाता, चूंकि ज्यादातर लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, एग्रीमेंट वेटिंग करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट होता है, या नहीं होता तो उनका इंटरेस्ट शामिल कर लिया जाता है मामले के अंदर। आप देखें कि सिर्फ आईपीपीज नहीं, एलएनजी, एलपीजी,
ये जितने एग्रीमेंट है ये वन साइडेड एग्रीमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कि जितने लोग आप उनको यूटिलाइज करें ना करें, आप उनको हॉस्पिटैलिटी चार्जेस दें ना दें, उनकी गैस आए ना आए, एलएनजी आए ना आए, एलपीजी आए ना आए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको पैसे देने ही देने हैं डॉलर्स की मद में। आप देखेंगे कि ये किस तरह हो सकता है कि आप एक चीज कोई इन्वेस्टमेंट करता है, आप जितना उसको यूटिलाइज करते हैं आप उतने ही पैसे देते हैं। ये तो नहीं हो सकता आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और आप उसको डॉलर की मद में पेमेंट दे रहे हैं। तो ये जिस दौर में भी हुए हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, ये उन लोगों की गलतियां या कमियां कुताही या ना तजर्बेकारी या उनकी काबिलियत अहलियत के ऊपर सवाल था। आज पाकिस्तान इस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है और इसका खुमेजा आप और हम और आम आवाम भुगत रहे हैं। अगर आप कोई समझते हैं कि ये कोई पार्लियामेंटेरियंस या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसका फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, बिकॉज ये सिर्फ उन लोगों को है जिनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं, को फ्री पेट्रोल, को फ्री बिजली मिली हुई है, उनको फायदा है। जो लोग अपनी जेब से या जो लोग तनख्वाह कमा के या जिनको पैसे मिलते हैं अपने काम करने के, उनके टैक्स कट के पैसे अकाउंट में आते हैं और जब वो इस तरह का बिल देते हैं तो उनको ये सारे पैसे महंगाई चुभती है। हमें इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है। अभी मैं आज या कल मैं देख रहा था, कोई खबर मेरे नजर से गुजरी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि जिन लोगों को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, फ्री बिजली मिलती है या फ्री पेट्रोल दिया जाता है, उनसे वो विड्रॉ किया जाए फैसिलिटी और उनको कैश की मद में लॉक लगा दिया जाए कि आपका इतना पैसे देंगे। आप देखें सरकारी गाड़ियां वापस करवा दें, बिजली, गैस, पेट्रोल बंद करा दें और इनको बोलें कि ये गाड़ी आज से आपकी है। आप देखें उस गाड़ी की मेंटेनेंस भी होगी, बिजली कम इस्तेमाल होगी, गैस कम इस्तेमाल होगी और उनके घरों में भी जो है, जब उनको पता चलेगा हमारी जेबों में जितनी तनख्वाह आ रही है उतना ही हमने खर्च करना, वो किफायत शायरी तो होगी। लेकिन बदर साहब ये शायद वो इतना ज्यादा वॉल्यूम इसमें शायद ना बचे जितना जो है कि ये अगर गवर्नमेंट अपने ही 21-22 ये जो प्रोजेक्ट हैं वापडा के और 22 सरकारी हैं, इनके ऊपर अगर कैपेसिटी कैप लगा दें 10-15-20% या बहुत ज़्यादा 30-35% ये प्रोडक्शन कर रहे हैं और 100% ले रहे हैं, तो शायद उससे कहीं ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिल सकता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। मामला जो सोशल मीडिया का 9 मई का और कुछ सियासी मामला हैं उसकी भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ सियासी मामलात के ऊपर ही हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बैरिस्टर साहब आपसे मैं ये स्टार्ट कर लेता हूँ कि 9 मई के हवाले से सबसे ज़्यादा डिमांड आपकी थी और सबसे ज़्यादा रगड़ा भी आपकी जमात को ही लगा 9 मई के वाक़यात को लेकर कि अदालती तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन केपी गवर्नमेंट ने 2 महीने से ज़्यादा, बल्कि 10 मई को अगर हम देखें तो आज आलमोस्ट जो है कि 2.25 महीने के बाद जो है कि चले पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अब इसके TORs भी नहीं है, अभी तक तय नहीं हुए कि करना क्या है उसने, कमीशन ने तो ख़त सिर्फ लिख दिया। तो आपको लगता है कि वो संजीदगी जितना आप ज़ेरे अताब आए सारे मामले के अंदर और जितना संगीन मामला है ये, उतनी संजीदगी भी केपी हुकूमत दिखा रही है कि वाकई इसको जुडिशल इंक्वायरी करने के लिए TOR हर चीज़ तैयार करके देते, रेदर देन के आधा काम किया आधा छोड़ दिया? देखिए मेरे ख्याल में वहाँ पे एक ख्याल ये है कि शायद अदलिया जो है उसके ऊपर TORs के ऊपर काम करेगी और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक हमारी डिमांड रही है शुरू से कि इन मामलात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। बिकॉज जो कुछ हुआ, जहाँ पे कुछ वाक़यात हुए, उसकी तो हम सब मजम्मत करते हैं और जो कल्प्रिट्स हैं उनको कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर ट्रायल के थ्रू सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो इनोसेंट वर्कर्स, खासतौर पे ख़वातीन और स्टैंड पैसे जो साइड पे लोग खड़े हुए थे, उनको पकड़ के कई महीने साल बंद किया गया, उनकी हक तलफी हुई, वो नहीं होना चाहिए। सो ये एक जुडिशल इंक्वायरी के थ्रू ही चीज़ें सामने आ सकती हैं। सो खुशाइन बात है, क्योंकि मेरे जैसे तो कई पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब फाइनली उसकी तरफ कदम उठाया गया है। उम्मीद है कि उसके ऊपर मज़ीद चीज़ें चलेंगी। ऑब्वियसली
हाई कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। वो उसके खुद कुछ मुहर्रकात जो हैं वो उसके डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर आगे चीज़ें चलेंगी। बट ये एक अच्छा पहला स्टेप है और शायद इसी स्टेप को आगे लेके पूरे पाकिस्तान में ये होना चाहिए। सही होना। बदर साहब, आप ये समझते हैं कि इट्स अ गुड डायरेक्शन स्टेप लिया है, जैसे तैमूर साहब कह रहे हैं, कि या क्योंकि अभी तक जितनी भी तहकीकात हुई उसके अंदर बहुत सी अदालतों के अंदर एतराज़ भी किया जा रहा है, फैसले भी नहीं हो पा रहे, केसेस ख़त्म भी हो रहे हैं कि जी कि जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास ना कोई एविडेंस है ना कोई बात है, सिर्फ जो है कि बयानबाजी या कुछ अपने ही सरकारी एहलकारों को ला के कह रहे हैं जी हमने ये सुना, हमने ये देखा। तो आप समझते हैं कि एक चीज़ तो ये तय है कि जो कुछ हुआ वो इंतहाई नामुनासिब रवैया था कि जो भी रियासती इदारों के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर जलाओ घेराओ, ये कोई सियासी तहरीक हो या कानून आइन कोई इजाज़त नहीं देता उसको, तो जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इससे कोई नहीं है इनकार। तो ये एक डायरेक्शन में ठीक स्टेप है कि चाहे कमीशन बना के इंक्वायरी करके और जो भी इसके ज़िम्मेदार हों ताकि बाकायदा अदालती ऑर्डर के तहत फिर उनको सज़ाएँ भी मिले, रेदर दैन कि अधूरा काम हो और सारे उसमें मासूम तो बचना ही चाहिए, लेकिन वो भी जो सज़ावा जिन्होंने जुर्म किया है उनको भी तो नहीं बचना चाहिए ना। देखिए खालिद साहब, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मामला है। एक तो ये है कि ये जो 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्वस थे, इस वाक़े की तो जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। जो लोग इन्वॉल्व थे उनको तो एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। इस हद तक मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे या किसी को इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इन्वॉल्व किया गया, या जो लोग इनोसेंटली जिनको पकड़ के ऐसे ही बीच में शामिल कर दिया गया और प्रोसिक्यूशन के पास कोई उसका विटनेस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी पकड़ना नहीं चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर इसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है, मेरा तो इसके अंदर मानना यह है कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी करनी ही थी, सारा मामला था, तो ये फिर एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे बातचीत होनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ पे जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक ओवरऑल मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली केपी में हो और पंजाब में ना हो और सेंटर में ना हो। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, जो भी फैसला करने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, अगर वो इसके ऊपर इत्तफाक़े राय रखते हैं कि तमाम मुल्क में ऐसा हो, तो फिर ऐसा होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि ये इंक्वायरी किसी और से करवानी है या ऐसी किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से करवानी है, जो भी वो फैसला करें, लेकिन द पॉलिसी शुड बी यूनिफॉर्म। तो इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केपी के अंदर सिर्फ हुआ तो पंजाब और सिंध के हालात, मरकज़ के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हुई थी। तो आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं आपके पास और आपकी सपोर्ट से ये हुकूमत है, तो आप समझते हैं कि ये वफाकी सतह के ऊपर चाहे पार्लिमानी फोरम के ऊपर इसको डिस्कस किया जाए या इसके ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए? क्योंकि कल इन्होंने मुजाहरे किए हैं, आज जमात इस्लामी तहरीक चला रही है, कल पीपल्स पार्टी, PMLN, ये भी सियासी तरीके चला सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि अच्छा माजी गुजर गया तब कोई कुछ नहीं करेगा। कि एक यूनिफॉर्म बात करने के लिए PMLN आप बैठे, बाकियों को बुलाएं कि अच्छा जनाब ये है और हम एक सुप्रीम कोर्ट से ही करवा लें, चले किसी से करवा लें, पूरे मुल्क के लिए एक करवा लें। तो आप समझते हैं ये होना चाहिए? कोई आप तजवीज़ देंगे PMLN को भी? फिर कमर साहब से भी हम पूछ लेंगे इस पर। देखिए, एक चीज तो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप, खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इससे पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी ये समझती थी कि हमें जलसे जुलूस और अवामी एहतजाज करना खुद भी करने की इजाज़त होनी चाहिए। हमारा आईनी जमहूरी कानूनी हक है और इसमें किसी पार्टी को के ऊपर भी कोई कदगन नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर निकल के जलसा जुलूस करना चाहें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के आप रोजमर्रा के लोगों के जो रोजगार, लोगों का आना जाना है, उसको डिस्टर्ब करें, बट आप एक जो है अच्छे तरीके से करें जिससे किसी को तंगी ना हो। लेकिन इसके ऊपर एक चीज ये आ जाती है कि ये जो जलसा जुलूस है या मामला है, इसमें बेहतर है कि अगर इस मामले को करना है तो इसको पार्लियामान में ला के डिस्कस किया जाए, इसमें हुकूमती लोगों को भी शामिल कराया जाए, पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट ली जाए, बाकी लोगों की भी ली जाए और आपस में बैठ के देखें। जब तक बैठ के बातचीत नहीं करेंगे तो एक दूसरे की मुखालफत बाय मुखालफत चलती रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके 9 मई के वाक़े की
जो है सपोर्ट के लिए कि इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मामला चलने चाहिए। ये पार्लियामानी फोरम बहुत पे होना चाहिए। ज़रा कमर साहब आपसे भी कि क्योंकि ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है कि आप बैठे हुए हैं और इनिशिएटिव अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पीपल्स पार्टी भी आपको सपोर्ट कर सकती है, बाकी इत्तेहादी जमातें भी, कि इसमें तो दो राय है ही नहीं है कि जिसने भी 9 मई को जलाओ घिराव किया, पथराव किया, तशद्दुद किया या शोदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया या फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, उसको तो कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। आइन और कानून ने जो भी राह मुतय्यन की हुई है उस पर जो है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आप समझते नहीं हैं कि जो प्रोसिक्यूशन अगर कहीं गलतियाँ कर रही है और अदालतें छोड़ रही हैं तो हम कोई ऐसा कमीशन बना के हाई पावर लेवल का कि उसको कहें जनाब आप ये करें और पूरे मुल्क के लिए, रेदर दैन कि एक KP के अंदर होगा उस पर सिंध के तो लागू नहीं होगा। सिंध में वो जा भी नहीं सकते, पंजाब में भी नहीं जा सकते, मरकज़ में भी नहीं आ सकते। तो क्या ऐसा होना चाहिए या आप समझते हैं कि नहीं ठीक है जैसे इदारों ने काम किया वैसे ही ठीक है? देखिए मेरी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला, आपने कहा कि कुछ सरकारी लोगों ने कंप्लेंट्स दर्ज कराई, तो मुझे बताएं कि जो 9 मई का हमला था ये कहाँ पे था? ये सरकारी तनसीबात पे था, ये फौजी तनसीबात पे था। तो जाहिर है ANP का या जमीयत उलमाए इस्लाम का या मुस्लिम लीग नून का कोई अहदेदार तो मुद्दई नहीं बन सकता था। ऑब्वियसली जो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो कोई असिस्टेंट कमिश्नर था चाहे थानेदार था, तो मुद्दई तो उसे ही बनना था और वही बने, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी ये कहा कि जी जब कोई किसी और जमात का आएगा तो वो भी तो तहरीक चलाएगी। यानी आज हम हुकूमत में, गुज़श्ता कल PTI हुकूमत में थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, लेकिन अपोजिशन हमेशा तहरीकें ही चलाती है। नहीं, लेकिन ये फ़र्क है ना, ये तहरीक नहीं थी। 9 मई कोई सियासी तहरीक नहीं थी। अगर सियासी तहरीक होती तो फिर तो हम वो सियासी तहरीक वाली बात करते, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ वो ना इससे पहले किसी, यानी इससे बड़ा जुल्म क्या है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो थे पीपल्स पार्टी की, अगर मैं मिसाल दूं तो उन्हें फांसी लगा दिया गया, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अपने आप को उन्होंने आग लगाई सड़कों पे आके, अपने आप को ज़रूर जलाया, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी जो कुछ हुआ 2018 में हुआ, तो एक तीसरा। लेकिन अब आ जाएं कमीशन की तरफ। मुझे बताएं कि क्या लॉ ऑफ द लैंड मौजूद नहीं है? और अगर इस दहशतगर्दी के वाक़े पे कमीशन बनेगा तो वाई नॉट GHQ पे? तो इससे पहले भी 2 बड़े हमले हो चुके थे, आपको पता है, याद होगा, पिंडी में, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था और बड़े कोई गालबन 24 घंटे लगे थे उसे कंट्रोल करने। नहीं, 2-3 दिन लगे थे। नेवल कॉम्प्लेक्स पे जो कराची में हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दफाई तनसीबात का, हमारे वो जो बड़े कीमती तरीन जहाज़ थे जो रेडार वाले, वो तबाह हुए थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। एयरपोर्ट्स पे हमले हुए और दीगर तनसीबात पे हमले हुए, तो फिर सबके लिए कमीशन बनना चाहिए। बिल्कुल होना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि देखें, लेकिन क्यों बनना चाहिए? क्या दहशतगर्दी के इन वाक़यात के लिए लॉ ऑफ द लैंड में जगह मौजूद है? एक बात। दूसरी एक तस्वीर और भी बड़ी बहुत गलतफहमी पाई जाती है कि जी लोग छूट रहे हैं, तो किसी केस में जमानत ज़रूर हुई है, लेकिन वो इसलिए हुई है कि अभी चूंकि उसमें वाहिद जो एविडेंस है वो वीडियोस है। देखिए 2 चीज़ें हैं कंवर साहब इसमें, कि एक ये है कि जो बराह रास्त इन्वॉल्व थे उनमें से अभी तक कोई एक रिहा नहीं हुआ, जिनकी आप बहुत से रहा जो बराह रास्त नहीं है, बहुत से रहा। अच्छा, जो पोलिटिकली जो इसके अंदर आए हैं ना, जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो रिहा हुए हैं, या फिर वो हैं अब जमानतों के ऊपर जिनकी आप तस्करा कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई वो एविडेंस नहीं है जो अदालत मांग रही। जहाँ पे एविडेंस था वहाँ पे उन्होंने किसी को रिहा नहीं होने दिया गया। तो इसलिए जो बात कर रहे हैं ना, बैरिस्टर साहब कर रहे हैं या जुल्फ़िकार साहब कर रहे हैं कि कमीशन इसलिए होना चाहिए कि जो इनोसेंट उसके अंदर आ गया ना। अब देखें कि हमें दिखाया गया इतना बड़े बड़े चार्ट के जी कि 34 अफराद कॉलें कर रहे हैं, तो उनमें से 12 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए, जनाब उनकी कॉल सारी की सारी नजरअंदाज कर दी गई। 2 मौक़िफ़ आए ना, तो अब मुझे अपना मौक़िफ़ तो पूरा करने देना। आप तीसरे प्रोसिक्यूशन, मैंने वो आपकी हमायत की है कि आप जिस बात की कर रहे हैं कि वो लोग अभी सारे के सारे, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जिनको आप इनोसेंट कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि वो मौके पे मौजूद नहीं थे? ये इसी बुनियाद पे कह रहे हैं ना। बहुत से लोगों ने कहा कि जी जनाब एक शख्स क्या जिन था कि वो 20 मुकदमात में क्यों आया। 20 शहरों में मैं उसी की तस्दीक कर रहा हूँ कि मैं खड़े हो कि मेरा एक छोटा सा हल्का है 7-8 लाख आबादी का, मैं खड़े हो के अगर ऐलान कर दूं अपने सोशल मीडिया पे या वैसे जाके लाउड स्पीकर पे, भाई हमला कर दो अपने मुखालिफ पे, तो हमला करते वक्त मैं मौजूद नहीं हूँगा, मैं आपके स्टूडियो से ऐलान करूँगा, यहाँ से ABN न्यूज़ से, लेकिन
जो हमला करेंगे तो क्या मुझे उससे मुबर्रा देखिए, किया जो ये जाएगा? कहते हैं हमला करें, बिल्कुल होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। अदालत यही तो कह रही है कि कोई दिखा भी नहीं रहना कि वो कहाँ के उसने नहीं, कहीं अभी लिखा हुआ तक का है अभी कि ना था। उनका प्रॉपर ट्रायल बहुत से केसेस में शुरू नहीं हुआ और उसकी वजह अदालतों पे वो बोझ है। यानी एक एक अदालत पे हजारों मुकदमात हैं जहां पर नंबर भी नहीं आते। चले जरा एक ब्रेक ले तो लेते हैं। ब्रेक के बाद इसको लॉ को अपने ब्रेक पे के बाद चलने यहीं से दें तो वापस आते इंशाल्लाह हैं, हो यहीं से जाएगा। शुरू करते हैं और इसमें फिर हम कुछ JIT पे बात करेंगे और फिर कराची की सूरत हाल के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये अदालती कमीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 9 मई के हवाले से बैरिस्टर तैमूर साहब की और जुल्फ़कार बदर साहब की ये राय थी कि ये एक कमीशन ज़रूर होना चाहिए ताकि जो भी हकीकी इसके अंदर लोग मुलव्वस हैं उनको कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को या किसी सियासी वर्कर को महज सियासी मुखालफत की बुनियाद के ऊपर इस पर नहीं विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए। कंवर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर हम JIT की तरफ आते हैं और कुछ कराची के मसले पे बात करते हैं। इस मामले में तो मैं यही गुजारिश एक ही कर रहा था कि मुल्क भर में सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं। एक कमीशन तो एक केस को भी आम तौर पे देखा गया है कि वो उसको मसलन मॉडल टाउन पे कमीशन बना था, कितने महीने उन्हें लगे थे उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए। तो ये एक रूटीन की कार्रवाई है, रूटीन की वो मामलात थे, दहशतगर्दी के केसेस हैं। और अगर मेरा मौक़िफ़ ये था कि इस पे बना है तो फिर नेवल कॉम्प्लेक्स पे हमले का भी बनना चाहिए था। एक तो ये इशू हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम जो है कि बैरिस्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ कि नो डाउट के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर दौर के ऊपर कतगने रही हैं और हाकिम वक्त जो भी हो, चाहे वो जमहूरियत हो, आमरीत हो, उसको समटाइम कानून और आइन की बात अच्छी नहीं लगती, नागवार गुजरती है क्योंकि मीडिया का काम हमेशा जो है कि हाकिम वक्त को तनकीद का निशाना बनाना होता है। तो वो तो हर दौर के अंदर रहा है। अभी भी जो ये JIT बन रही है इसमें भी बहुत सी तनकीद की जा रही है कि शायद इसको बड़ा स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा या इस किस्म की चीज़ की जाएगी। तो आप ये क्या समझते हैं कि कुछ ना कुछ रूल्स ऑफ द गेम तो होने चाहिए? अच्छा कि ये हद है, आर्टिकल 19 भी हदूद तो मुकर्रर कर रहा है, तो इस JIT को और ये सारी आइन के आर्टिकल 19 को सामने रख कर आप फिर क्या राय बनाएंगे अपनी? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप ये डिसाइड करें कि आप पाकिस्तान में एक तरफ IT इमरजेंसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने हर प्लेटफॉर्म पहले बंद करने शुरू किए, स्लो डाउन करने शुरू किए। आपने कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट करनी होती है तो ख़ुद सरकारी अफसरान जो हैं और सियासी ओहदेदारान हुकूमत के वो ट्विटर पे, X पे जाके पोस्ट करते हैं VPN इस्तेमाल करके, और वैसे पाकिस्तान में एक्सेसिबल ही नहीं है। अब आपने उसके बाद जनरली फायरवॉल लगा रहे हैं, बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं। आपका जो फ्रीलांसिंग आपकी इकॉनमी है वो बड़ी शदीद तरीके से इम्पैक्ट हो रही है इस वक्त मुल्क के अंदर। आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से अब लिंक कर रहे हैं, आप उससे ये बात कर रहे हैं कि जी कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो कभी भी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, लेकिन आप उसका कोई तयन करने के लिए, कोई तरीक़ेकार बनाने के लिए आप उसकी कोई कंसल्टेशन करें, हर किस्म के स्टेक होल्डर से करें, सिर्फ सियासी स्टेक होल्डर से नहीं, आप सिविल सोसाइटी से एंगेजमेंट करें, आप IT इंडस्ट्री के साथ एंगेजमेंट करें, फिर आप कोई फैसला लें कि जी होना क्या चाहिए, हदूद क्या होनी चाहिए, उनका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। आप जो इस वक्त अभी तक चीज़ें कर गई है हुकूमत, वो तो सिर्फ पाकिस्तान को माशी भी, रेपुटेशनल भी डैमेज पहुंचा रही हैं वो चीज़ें। और ये आप किसी से भी बात कर लें, ये किसी एक सियासी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये तो आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि तो सर्विसेज सेक्टर सारा का सारा इसके गिर्द घूम रहा है। तो इस पे आ रहा है। मैं जरा जुल्फ़कार बदर साहब आपसे ये JIT के हवाले से भी और थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड बात आ रही है, सर्विसेज सेक्टर की भी, कराची में जो ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है और कुछ लोगों का ख्याल है कि मुनज़्ज़म तरीके से कुछ ग्रो जो है वहाँ के ऊपर ही बिज़नेस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि 2-3 सनतकार जो हैं कि उनके मर्डर हो चुके हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर। 2-4 रोज़ से जो है कि एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है सनतकार का कि वो किडनैप हुए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो आप ये समझते हैं कि कराची को दोबारा से इसका अमन-ओ-अमान ख़राब किया जा रहा है या ये कुछ बस अलग से कोई इंसिडेंट है, या इस पे हुकूमत को क्या फोकस करना चाहिए इसके ऊपर?
खालिद साहब, एक तो जो मैंने पहले बात की थी, छोटा सा मैं उसमें ऐड कर दूं। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि तमाम जमातें अगर 9 मई को किसी ने बनवानी है जुडिशल कमीशन, तो इसके अंदर पार्लियामेंट में डिबेट करके अगर सपोर्ट करते हैं सारे तो बिल्कुल बनना चाहिए। पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये हर सूबा अपनी मर्जी ना करे, ये मेरा मौकफ था। और दूसरी चीज, ये जो कराची के मामलात हैं, कराची के मामलात के अंदर चीजें जो नॉन स्टेट एक्टर्स या बहुत सारे ऐसे लोग जो आ जाते हैं और वो अपना एक ऐसा डेटरेंस कायम करना चाहते हैं कारोबारी शख्सियात पे या और लोगों पे। इस पे मुराद अली शाह साहब ने लॉ एंड ऑर्डर और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कराची के हवाले से मीटिंग की है और इसके ऊपर खातिर खा जो है एक्शन लिया जा रहा है। ये जो एक कारोबारी जो शख्सियत को अगवा किया हुआ है उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि कौन कैसे, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, क्या वजह थी, वो हुए हैं अगवा या कहीं किसी और वजह से नजर नहीं आ रहे, मंजर आम पे नहीं है। इसके ऊपर भी काफी चीज है। अभी तक हकाइक सामने नहीं आ सके, जैसे ही हकाइक सामने आएंगे। लेकिन इस पे तमाम चीजों के ऊपर मेरा जाती राय यही है, हम अपनी पार्टी मीटिंग्स के अंदर भी बैठ के कहते हैं कि वहां पे सिंध में, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पे चीफ मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट मेंबर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर खास तौर पे जो डिपेंड कर रहे हैं, हम उसके अंदर कहते हैं कि इनको मजीद जो है एक्टिव करने की जरूरत है, ताकि कराची के अंदर ये जो गली मोहल्ले के अंदर क्राइम हो रहे हैं या और चीजें हैं, इस पे काबू पाया जा सके। ताकि इस पे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन है और आसिफ अली जरदारी साहब की भी, कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द जो है चीजों को कंट्रोल में किया जाए। और ये जो भी एलिमेंट, जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पे ये डिसरप्शन पैदा करना चाह रहे हैं, तो इन तमाम को जो है वो पकड़ के इनको जो है कटहरे में लाया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कराची के अंदर जो कारोबारी शख्सियात हैं या कारोबारी हजरात हैं, उनको एक पीस ऑफ माइंड मिले वहां पे कारोबार करते हुए, ताकि ये डर ना रहे कि कारोबारी लोगों को कि वहां पे इस किस्म का कोई मामला आ जाएगा। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट और खास तौर पे मुराद अली शाह साहब इस पे काम कर रहे हैं, तो जल्दी आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है कोई बेहतर जो है अमल दरामद हो जाएगा। बैरिस्टर तैमूर साहब, आपका क्या ओपिनियन है कि कराची के अंदर आप समझते हैं कि कोई ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा हो रहा है, या सिर्फ ये कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को एक बार फिर टारगेट किया जा रहा है? और ये तो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ये सारा का सारा कराची का जो इकनॉमिक हब है। तो ये क्या चल रहा है कराची में और आपके नज़र में क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन? देखें जी, कराची बिल्कुल पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सबसे ज़्यादा आपका टैक्स पाकिस्तान का कराची से जनरेट होता है। आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ मौजूद हैं, मल्टीनेशनल्स वहाँ मौजूद हैं। और किसी भी मुल्क में, किसी शहर के अंदर जो कारोबार है, उसके लिए एक बहुत अहम चीज़ जो है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना बहुत लाजमी है। और वो कराची में एक दौर में नहीं थी और उसका कराची ने नुकसान उठाया, नहीं तो कराची आज दुबई से ज़्यादा डेवलप्ड होता। अब दोबारा अगर इस तरह के इंसिडेंट होने शुरू हो जाएंगे तो यकीनन जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कराची के लोगों ने पहले ही अपनी फैमिलीज़ दुबई, टर्की और पोर्चुगल और ऐसे बाकी ममालिक में भेजना शुरू कर दी हुई थी। तो अब तो मामलात कुछ बेहतर हुए थे। अब मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत, बल्कि जो वफाकी हुकूमत जो फॉर्म 47 की इस वक्त है, वो इसके ऊपर फ़ौरन कुछ एक्शन लेगी और ना सिर्फ जिनको रिकवर करना है उनकी रिकवरी लेके आएंगे, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स फ्यूचर के लिए भी लेके आएंगे कि किसी और को कोई खदशा ना पैदा हो। और अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो कराची में ख़ास तौर पे जो भी होती है उसका पूरे पाकिस्तान में असर पड़ता है। तो ये तो एक नहायत अहम चीज़ है। अल्लाह ना करे किसी की कोई इसमें कोई सोची समझी कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी शामिल हो। उम्मीद है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होंगे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो सियासी क्रैकडाउन्स के बजाय इनके ऊपर फोकस करते हुए जल्दी कोई मुस्बत नतीजे दिखाएंगे। जुल्फ़िकार साहब, ये समझते हैं कि आपके इसके ऊपर कोई मुराद अली शाह साहब को फौरी तौर के ऊपर एपेक्स कमेटीज़ आपको याद होगा बनाई गई थी जब ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत थी, कि जब ये
दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत हो रहे थे और उस वक्त भी बिज़नेस कम्युनिटी बार बार ये डिमांड करती थी कि बिज़नेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कराची को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। लाहौर को, कराची को, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये सारे जो इंडस्ट्रियल हब हैं, मुल्तान भी। तो अभी कोई इमीडिएटली इसके ऊपर भी कोई एपेक्स कमेटी के वहाँ पे मीटिंग हो, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ बैठ कर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इसको इंश्योर किया जाए कि जितना पैनिक क्रिएट होगा उतना आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है कि लोकल इन्वेस्टमेंट अगर आपका महफूज नहीं समझेगा तो बाहर से तो कतन कोई नहीं आएगा सरमायाकारी करने। तो आप समझते हैं कि इसके फौरी तौर के ऊपर कुछ एपेक्स कमेटी बुलाकर कुछ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, इस पे आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद भी सिंध के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मीटिंग की थी और मुराद अली शाह साहब को भी इंस्ट्रक्ट किया है। वो उन्होंने एक दो मीटिंग्स की भी है और इस पे एक मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम हो रहा है और जल्दी आप इसके अंदर देखेंगे कि कोई ना कोई बेहतरी की सूरत हाल होगी। एपेक्स कमेटी बने या जो भी उनकी इंटरनल जो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी है, जिसके अंदर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी आते हैं और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मीटिंग्स एक दो हो चुकी हैं और मजीद आगे होने जा रही हैं ताकि इस किस्म के जितने भी इंसिडेंट या वाकयात हो रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए और आइंदा ऐसे इंसिडेंट होने से रोके जाएं, ताकि इस किस्म का कोई मामलात ना हो, ताकि कारोबारी शख्सियात हो, सरकारी शख्सियात हो या आम जनरल पब्लिक हो, उन तमाम को एक पीस ऑफ माइंड हो और एक लिबर्टी हो कराची के अंदर घूमने फिरने की, ताकि ये जो एक डर है कि वहाँ पे ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स या इस किस्म के लोग जो एक्शन करना चाह रहे हैं ताकि इससे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स मिल सके, उसको रोका जाए और उस पे मुराद अली शाह साहब काम कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जल्दी उसका रिजल्ट सामने आएगा। चलो, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़कार अली बदर साहब हमारे साथ, तैमूर भी हमारे साथ थे और इससे पहले कमरुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ थे। हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल भी, और कराची यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मैशत के अंदर बड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और अगर वहाँ पर पाकिस्तान के मकामी सरमायाकार सनतकार अगर महफूज नहीं होंगे और उनके अगवा या कत्ल हो रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली बहुत से सवालात उठते हैं पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर भी और सिक्योरिटी की सिचुएशन के ऊपर भी, और कोई भी इन्वेस्टर ऐसे माहौल के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो इसलिए हुकूमत को बड़े इसके ऊपर फौरी क्विक रिस्पॉन्स करना होगा और इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी चाहे वो कराची में हो, कहीं भी हो, वो ज़्यादा महफूज हो। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।